क्लास 11th का जो एनसीईआरटी प्रीफेस का पार्ट होता है, ये मैं आज आपको पूरे यूनिट्स का बताने वाली हूँ। बिकॉज यू नो व्हाट, आजकल नीट में कहाँ से सवाल पूछ देगा और कोई नहीं जानता, और कंपटीशन इतना हाई है कि आप कुछ भी मिस आउट करके नहीं जा सकते। तो यहाँ मैं आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सब चीजें लाई हूँ, हाईलाइटेड चीजें हैं, तो आपको सारे यूनिट्स के यहाँ आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का जब आप यहाँ पर खोलेंगे प्रीफेस, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है कि बायोलॉजी जो है वो साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स है, यानी जीवित लोगों के और लिविंग प्रोसेसेस किस तरीके से चलते हैं, ये सब हम लोग बायो के अंदर पढ़ते हैं। इसमें अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पता होते हैं। तो पहले के लोग जो अर्ली मैन्स थे वो इनएनिमेट मैटर यानी कि नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स के बारे में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस जानते थे। उन्होंने विंड, सी, फायर, ये सब को इनको पता था इनएनिमेट मैटर है यानी कि नॉन लिविंग है। इसमें कुछ कॉमन फीचर्स, सेंस ऑफ एओ, फियर, ये सब इवोक हुआ था। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्क्रिप्शन देना यानी कि इसके बारे में और पता लगाना बाद में ह्यूमन हिस्ट्री के बहुत बाद शुरू हुआ। एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी दिया, जहां पर रजिस्टर्ड नंबर बायोलॉजिकल नॉलेज का बताया गया है। सिस्टमैटिक और मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ दिया गया है, जहां पर एक नेसेसिटी हो जाती है कि हम लोग आइडेंटिफाई करें, उसको नाम दे और उसको क्लासिफाई करें। इतने सारी चीजें यहां दुनिया में प्रेजेंट है, तो इसीलिए रिकॉग्नाइज करना कि क्या क्या सिमिलैरिटीज, चीजें सेम है, उनको फिर एक ग्रुप में आपको रखना पड़ेगा। ये सब चीजें हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली सब लिविंग ऑर्गेनिज्म की यहाँ क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो अभी एट प्रेजेंट डे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, और इस यूनिट में हम पढ़ते हैं लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो ये सब चीजें मैंने पढ़ा रखी है, तो यहाँ आई बटन पे लिंक दे रही हूँ। यहाँ गिवन है अर्नेस्ट मेयर के बारे में। तो अर्नेस्ट मेयर 1904 से 2004 तक थे। इनका जन्म 5 जुलाई 1904 में कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। ये एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, जो डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी इनको कहा जाता है। ये 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, उस समय के 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से एक थे, जो कि जिन्होंने ज्वाइन किया था हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट्स साइंस इन 1953, और ये रिटायर्ड हुए थे 1975 में। और इनको किस चीज का टाइटल मिला था, टाइटल मिला था अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। और इन्होंने अपने 80 साल के करियर में, रिसर्च करियर में, ऑर्थोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जूजियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स और हिस्ट्री, फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी के बारे में सिंगल हैंडेडली, ऑलमोस्टली सब चीजें सिंगल हैंडेडली, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ऑफ डाइवर्सिटी क्या पता लगाया था। ये क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजीज के बारे में इन्होंने पता लगाया था। इन्होंने डिफाइन किया था बायोलॉजिकल स्पीशीज को। इनको 3 प्राइजेस मिली है, इसलिए इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। तो 2 चीज याद रखिएगा, इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी और ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। कौन कौन से 3 प्राइज मिले, एक है बेलाजन प्राइज इन 1983, फिर इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994 और कैरा फूड प्राइज इन 1999। और इनका मृत्यु कब हुई थी, 100 साल के एज पे, यानी 2004 में मृत्यु हुई थी। जन्म कब हुआ था, 1904 में हुआ था। तो ये है अर्नेस्ट मेयर जी के बारे में। अब आ रहे हैं यूनिट 2 जो है, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें गिवन है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ये मेड ओनली बाय ऑब्जर्वेशन, यानी इतनी सारी चीजें हमारी अर्थ पे है, ये सब चीजें ऑब्जर्व करके पता चलती है। नेकेड आइज से देखे, यानी कि बस ऐसे ही देखे, या फिर मैग्नीफाइंग ग्लासेस या माइक्रोस्कोप से देखिए, सब चीजें बहुत डाइवर्स होती हैं। माइक्रोब्स भी डाइवर्स है, सब चीजें यहाँ पर डाइवर्स हैं। यहाँ डिस्क्रिप्शन इज मेनली तो ग्रॉस स्ट्रक्चरल फीचर। यहाँ हम लोग किसको, ग्रॉस स्ट्रक्चरल फीचर को डिस्क्रिप्शन बनाते हैं कि अच्छा उसके 2 आंखें हैं, 2 पैर हैं, 2 हाथ है, इस तरीके से। तो हम लोग क्या करें, ग्रॉसली एवरेज निकाल के स्ट्रक्चरल फीचर्स क्या है ये लेते हैं, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी, कि इंटरनल क्या है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ये सब चीजें देखते हैं। उसके साथ ऑब्जर्वेबल और परसीवेबल लिविंग फिनोमेना जो है उनको भी रिकॉर्ड किया गया था इस डिस्क्रिप्शन के में। एक्सपेरिमेंट से बायोलॉजी को फाइंड करने से पहले यहाँ पर फिजियोलॉजी जो था वो एस्टेब्लिश्ड हुआ था एक पार्ट ऑफ बायोलॉजी के नाम पे, जहाँ नेचुरलिस्ट जो थे वो डिस्क्राइब्स ओनली बायोलॉजी। इसीलिए बायोलॉजी जो है वो नेचुरल हिस्ट्री में रहा बहुत ही लंबे समय तक। इसके साथ ये बहुत ही अमेजिंग टर्म्स ऑफ डिटेल्स बताता है। ये जब हमने डिफरेंट डाइवर्स फॉर्म्स को जब हम लोग एक डिस्क्रिप्शन देते हैं तो ये मीनिंगफुल हो जाता है। आप ऐसे ही चीजों को नहीं छोड़ सकते। चैप्टर में बेसिकली यूनिट में है कि आप खुद ही देखिए, मॉर्फोलॉजी है ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी फ्लावरिंग प्लांट की क्या मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी यानी उसके अंदर क्या चीज है, और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, फ्रॉग और कॉकरोच, जो कि नीट में बेसिकली पूछा जाता है। तो ये सब चीजें पढ़ते हैं। तो ये सब चीजें भी मैंने पढ़ा रखी है, दैट इज आई बटन पे मैं यहाँ लिंक दे रही हूँ। तो ये चीजें पढ़ते हैं, मतलब एक तरह से कि जितने भी डाइवर्स लिविंग फॉर्म्स हैं उनका हमने क्या किया है, ऐसे ही देख रहे हो या फिर उसको मैग्नीफाइंग या माइक्रोस्कोप से देख रहे हो, यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्क्रिप्शंस देखते हैं जो कि मीनिंगफुल होते हैं अगर आप इसको डिस्क्राइब करें बायोलॉजिस्ट के लिए। तो इस तरीके से ये पूरा ही यूनिट है हमारे को, क्या है इसके बाहरी और अंदर का अपीयरेंस इतने सारे ऑर्गेनिज्म का। अब यहाँ पर दिया जाता है नाम, दैट इज
कैथरीन इसाउ, तो ये क्या है, ये यूक्रेन में 1898 में बॉर्न हुई थी। इन्होंने एग्रीकल्चर रशिया और जर्मनी में स्टडी किया था। उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री यूएस में 1931 में पाई थी और यहाँ अर्ली जो पब्लिकेशंस होती थी वहां रिपोर्ट किया था कि कर्ली टॉप वायरस जो है वो प्लांट में कैसे स्प्रेड कर रहा है। वो है फूड कंडक्टिंग पार्ट, दैट इज फ्लोएम पार्ट से क्या हो रहा है, एक वायरस है दैट इज कर्ली टॉप वायरस, ये प्लांट्स में स्प्रेड हो रहा है। इन्होंने ही रिपोर्ट करके पब्लिशन में बताया था। डॉक्टर इसाउ प्लांट एनाटॉमी एक बुक थी बेसिकली, ये पब्लिश हुई थी 1954 में। एक बहुत ही डायनामिक और डेवलपमेंटल अप्रोच दिखाया गया जो कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर, प्लांट का कैसा स्ट्रक्चर हो सकता है, ये सब चीजों के बारे में डॉक्टर इसाउ प्लांट एनाटॉमी जो है वो पब्लिश की गई थी, जो कि इनकी ही बुक थी जिन्होंने इंपैक्ट किया था वर्ल्ड वाइड, यानी कि पूरी दुनिया में इसका प्रचलित हुई थी। एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट भी इन्होंने ही लिखी थी। तो एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट 1960 में पब्लिश हुई थी, जिसको क्या बोला जाता है, वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी भी कहा जाता है। ये एक ऐसा इंसाइक्लोपीडिया है, इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है जिसमें सब चीज की नॉलेज हो, ऐसा है। फिर 1957 में उनको इलेक्ट किया गया था नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के अवार्ड के लिए और ये 6th वुमेन बनी थी जिनको ये अवार्ड मिला था। उसके साथ बहुत सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड इन्होंने रिसीव किया, जैसे नेशनल मेडल ऑफ साइंस, कहां से, प्रेसिडेंट जॉर्ज बश 1989 में मिला था इनको। फिर ये जो इसाउ थी ये कब मरी थी, 1997 में मरी थी। जब ये 1997 में मरी तब पीटर रैविन जो थे, जो कि डायरेक्टर थे एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के मिसौरी बॉटेनिकल गार्डन के, उन्होंने बताया था कि ये जो लेडी है वो एब्सोल्युटली डोमिनेटेड, यानी हमेशा ही हर रेस में आगे थी, हर फील्ड में। कौन से फील्ड में, प्लांट बायोलॉजी के फील्ड में। यहां तक कि उनकी जब एज 99 थी तब भी उस समय की सबसे डोमिनेटिंग ये वुमेन थी। किन्होंने बताया, पीटर रैविन ने बताया, इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी थी। अब जो नेक्स्ट यूनिट आती है दैट इज यूनिट 3, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, जिसमें 3 चैप्टर है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स और सेल साइकिल एंड डिवीजन, जो मैंने पढ़ा रखा है। यहाँ आई बटन पे मैं लिंक प्रोवाइड कर दे रही हूँ। तो इसका क्या प्रीफेस में गिवन है, चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। तो बायोलॉजी में हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। यहाँ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होती है किसकी, उनका कैसा फॉर्म है, कैसे वो दिखते हैं। तो फिर यहाँ से एक सेल थ्योरी आती है, जो सेल थ्योरी बताती है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है लिविंग फॉर्म में, यानी जो जीवित लोग हैं उनमें सेल किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं, कैसे बनते हैं, ये सब चीजें कौन, सेल थ्योरी से पता चलती है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल बड़ा कैसे होता है, सेल डिवाइड कैसे होता है, ये सब चीजें हम इस यूनिट में ही पढ़ते हैं। सेल थ्योरी जो है ना, उसने भी क्रिएट किया एक सेंस ऑफ मिस्ट्री कि भाई क्या हुआ होगा कि लिविंग फिनोमेना में, दैट इज फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल प्रोसेस जो होता है, ये मिस्ट्री रिक्वायरमेंट थी इंटीग्रिटी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑफ लिविंग फिनोमेना के लिए, जो कि डेमोन्स्ट्रेट हुआ और या फिर ऑब्जर्व होना था। तो जब स्टडी किया गया एंड अंडरस्टैंड किया गया फिजियोलॉजिकल और जो बिहेवियरल प्रोसेस था, इनको स्टडी कैसे किया गया, तो स्टडी करने के लिए यहाँ यूज हुआ था दैट इज फिजियोकेमिकल अप्रोच और साथ में सेल फ्री सिस्टम का यहाँ इन्वेस्टिगेशन हुआ था। अप्रोच ये क्या एनेबल करता है कि डिस्क्राइब कर सके वेरियस प्रोसेस मॉलिक्यूलर टर्म्स में, यानी बिल्कुल छोटे छोटे जाके हम लोग चीजों को देख सके। यही बताता है कि कौन से टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। अगले स्टेज में हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन पूछते हैं कि सेल के अंदर ये सारे कंपाउंड्स कर क्या रहे हैं और ये किस तरीके से सारा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जैसे कि डाइजेशन, एक्सक्रीशन, मेमोरी, डिफेंस, रिकॉग्नाइजेशन, ये सब चीजें हो क्या रही हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो क्वेश्चन ये है कि मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एबनॉर्मल प्रोसेस जो अकर होती है डिजीज्ड कंडीशन में, ये भी एक्सप्लेन कर सकती है। ये जो फिजियोकेमिकल अप्रोच है स्टडी करने का लिविंग ऑर्गेनिज्म को, इसको ही कहते हैं रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी। तो रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी क्या होता है, ये फिजियोकेमिकल अप्रोच ताकि हम स्टडी कर पाए लिविंग ऑर्गेनिज्म को, इसको कहते हैं रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी। और ये कंसेप्ट और टेक्निक ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री यहाँ अप्लाई होती है ताकि बायोलॉजी को समझ सके। तो चैप्टर 9, इसी यूनिट के चैप्टर 9 में यहाँ हमें बायोमोलिक्यूल्स के बारे में भी पता चलता है, जहां पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या क्या हैं, ये हमारे सेल के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, ये सब चीजें बायोमोलिक्यूल्स में पता चलता है। और सेल और उसका डिवीजन किस तरीके से होता है, उसका ग्रोथ फेज कैसे चलता है, G1, S, G2, ये सब चीजें यहाँ पढ़ा रखी है मैंने, तो यू कैन गो वॉच इट। अब यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम दे रखा है, ये क्या है, GN रामाचंद्र। तो ये जो है वो आउटस्टैंडिंग फिगर है किसके लिए, प्रोटीन स्ट्रक्चर का ये फाउंड किए थे। ये जो थे वो फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल, जो कि एक कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स है, ये स्कूल को इन्होंने ही फाइंड आउट किया था। इन्होंने ही डिस्कवरी की थी किसका, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, जो कि पब्लिश हुआ था नेचर इन
1954 में पब्लिश हुआ था। और इनका एनालिसिस जो था वो ऑफ अलाउड कन्फर्मेशंस ऑफ प्रोटीन्स थ्रू यूज ऑफ रामचंद्रन प्लॉट रैंक अमॉन्ग द मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। यानी कि इन्होंने जो रामचंद्रन प्लॉट एक तरीके से टेक्निक यूज की थी, ये एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है स्ट्रक्चरल बायोलॉजी के लिए। ये बॉर्न हुए थे 8 अक्टूबर 1922 में एक स्मॉल टाउन में, कोचिन से ज्यादा दूर नहीं था, कहां साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में। उनके फादर जो थे वो एक प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के, कहां लोकल कॉलेज में। इसीलिए इनके फादर ने ही इनको इन्फ्लुएंस किया था, जिससे इनका इंटरेस्ट आया था मैथमेटिक्स में। तो बाद में जब इन्होंने अपने स्कूल ईयर्स कंप्लीट कर लिए तो ये ग्रेजुएट हुए 1942 में एक टॉप रैंकिंग स्टूडेंट इन द बीएससी ऑनर्स फिजिक्स कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी इन मद्रास में। तो ये एक बहुत ही टॉप रैंकिंग स्टूडेंट बनके पास आउट हुए थे। इन्होंने पीएचडी कहां से ली? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1949 से। जब ये कैम्ब्रिज में थे तो रामचंद्रन जो थे वो लिनस पाउलिंग से मिले थे। उन्होंने भी इनको बहुत ही डीपली इन्फ्लुएंस किया था। इसी से उनका दिमाग आया कि क्या हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन को हम लोग देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर इन्होंने वही सॉल्व किया और एक तरीके से ये बेस्ट डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर एक आउटस्टैंडिंग फिगर बन के उभरे। फिर इनकी डेथ कब हुई थी? एट द एज ऑफ 78 इन अप्रैल 7, 2001 में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये है इनके बारे में जिन्होंने बेसिकली प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स के बारे में, हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन वगैरह पब्लिश की थी। नेक्स्ट यूनिट आता है दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी में 3 चैप्टर्स है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है इसके प्रीफेस में। तो डिस्क्रिप्शन, स्ट्रक्चर और वेरिएशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में ये 2 पर्सपेक्टिव पे आके एंड हुआ था। कौन कौन से 2 पर्सपेक्टिव? एक ये बताता था कि जो ऑर्गेनिज्मिक और जो अबव लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वाइल द सेकंड जो होता था वो डिस्क्राइब करता था किसको? सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। तो जो फर्स्ट था वो इकोलॉजी बना, जो और उसके जो आसपास के जो भी चीजें हैं, तो फर्स्ट वाले से किसका जन्म हुआ? इकोलॉजी का जन्म हुआ। और जो सेकंड वाला था उससे फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का जन्म हुआ। जब डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या हुआ फ्लावरिंग प्लांट में, जैसे एग्जाम्पल जो कि हम इस गिवन चैप्टर्स में भी पढ़ने वाले हैं, और साथ में द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे होता है प्लांट में, रेस्पिरेशन वो सांस कैसे लेते हैं, और अल्टीमेटली प्लांट का ग्रोथ कैसे होता है, यही हम 3 चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर सब चीजें आपको, सेलुलर एक्टिविटीज क्या होती है, ऑर्गेनिज्म लेवल पे क्या चीजें होती हैं, ये सब चीजें हम यहाँ, प्लांट फिजियोलॉजी है तो प्लांट के बारे में ही जानने वाले हैं। अब यहां पर किन के बारे में दिया गया है? मेल्विन कैल्विन के बारे में, जो कि अप्रैल 1911 में बॉर्न हुए थे। इन्होंने पीएचडी इन केमिस्ट्री की थी, कहां? यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा से। तो इन्होंने सर्व किया था एज अ प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, कहां पर? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बैकली में। वर्ल्ड वॉर 2 के जस्ट बाद जब वर्ल्ड जो था वो हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्बिंग हुई थी, तो इससे क्या हुआ था? बहुत ही इल इफेक्ट हुई थी, रेडियो एक्टिविटी हुई थी, जहां पर आज तक कोई भी हेल्दी बेबी बॉर्न नहीं हुआ था। तो वर्ल्ड वॉर के 2 के टाइम पे क्या हुई थी? एंड के टाइम पे हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्बिंग हुई थी, जिससे रेडियो एक्टिविटी की इफेक्ट हुई थी। तो कैल्विन और जो उनके को-वर्कर्स थे, यानी जो कुलीग्स थे, उन्होंने यहां पर रेडियो एक्टिविटीज को बेनिफिशियल यूज में देखा। इन्होंने अलॉन्ग विथ J.A. बैसहम जो थे, इन्होंने स्टडी किया रिएक्शंस इन ग्रीन प्लांट किस तरीके से होता है, शुगर कैसे बनती है, और सारे सब्सटेंस कैसे बनते हैं, रॉ मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल से उनको क्या लेबल किया गया? कार्बन डाइऑक्साइड विथ C14 लेबल किया गया। कैल्विन ने क्या प्रपोज किया था कि प्लांट जो है वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से एक ऑर्गेनाइज्ड एरे ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स और अदर सब्सटेंसेस से करते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड एरे ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल और अदर सब्सटेंसेस जो प्लांट होते हैं वो लाइट एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करते हैं बाय ट्रांसफर करके इलेक्ट्रॉन्स को। द मैपिंग ऑफ द पाथवे ऑफ कार्बन जो है वो एसिमिलेटेड इन फोटोसिंथेसिस अर्नड हिम नोबेल प्राइज इन 1961। तो 1961 में इनको नोबेल प्राइज किस लिए मिला था? इनको नोबेल प्राइज मिला था कि इन्होंने पाथवे ऑफ कार्बन एसिमिलेशन इन फोटोसिंथेसिस बताया था। द प्रिंसिपल ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज एस्टैब्लिश्ड, इन्होंने ही, कैल्विन जो आज हम पढ़ रहे हैं वो इन्होंने ही बताया था, और ये आज भी हमारी पढ़ाई में यूज होता है। कहां? रीन्यूएबल रिसोर्सेज में, जैसे एनर्जी और मटेरियल जो बेसिक स्टडीज होती है सोलर एनर्जी वगैरह की, इनका अभी भी हम लोग प्रिंसिपल का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट आता है यूनिट 5, दैट इज द लास्ट यूनिट, ह्यूमन फिजियोलॉजी, विच इज द आई गेस द लॉन्गेस्ट यूनिट, जहां ब्रीदिंग है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन है, एक्सक्रीजन हो गया, लोकोमोशन हो गया, न्यूरल कंट्रोल हो गया, केमिकल कोऑर्डिनेशन हो गया। तो इसमें क्या प्रीफेस में दिया है, चलिए पढ़ते हैं। रिडक्शनलिस्ट अप्रोच ऑफ स्टडिंग ऑफ लाइफ फॉर्म्स, इसने क्या रिजल्ट किया कि इंक्रीज होने लगा फिजियो केमिकल कॉन्सेप्ट और टेक्निक्स का इंक्रीजिंग होने लगा। तो यहाँ मेजॉरिटी ऑफ जो स्टडीज थे वो या तो सर्वाइविंग टिश्यू मॉडल या फिर स्ट्रेट अवे कोई सेल, जो सेल फ्री सिस्टम होता है,
वहां हुआ करता था। तो एक एक्सप्लोजन हुआ नॉलेज का, जिससे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में पता चली। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी बिल्कुल चीजों का, बिल्कुल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को देखना। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी थी वो ऑलमोस्ट बिल्कुल ही बायोकेमिस्ट्री जैसे ही बन गई और बायोफिजिक्स जैसी। फिर भी इससे लोगों को ये रियलाइज नहीं हुआ था कि ये प्योरली आपको ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच नहीं देगी, ना ही प्योरली रिडक्शनलिस्ट अप्रोच देगी। ट्रुथ क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस कैसे चलती है, लिविंग फिनोमिना कैसे चलता है, मतलब हमारे अंदर क्या चलता है, इन सब के बारे में। तो सिस्टम बायोलॉजी जो है वो बिलीव करता है कि सारे लिविंग जो होते हैं, सारे लिविंग फिनोमिना वो इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि इंटरैक्शन होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम अंडर स्टडी के अंदर पता चला है। तो रेगुलेटरी नेटवर्क्स और ऑफ मॉलिक्यूल, सुप्रा मॉलिक्यूलर असेंबलीज, सेल्स हो गए, टिश्यूज हो गए, ऑर्गेनिजम्स हो गए और पॉपुलेशन कम्युनिटीज, ये सब चीजें क्या है, इमर्जेंट प्रॉपर्टीज शो करती है। तो इन चैप्टर्स दिस यूनिट में हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी कैसे होती है देखेंगे, जैसे कि कैसे हम सांस लेते हैं, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, लोकोमोशन कैसे होता है, मूवमेंट कैसे होता है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर टर्म्स में, यानी बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। तो और लास्ट के जो 2 चैप्टर हैं, यानी कि न्यूरल कंट्रोल और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, ये बॉडी के इवेंट्स कैसे होते हैं ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे, किस तरीके से न्यूरॉन्स जाते हैं, किस तरीके से मैसेजेस आते हैं, क्या होता है, हार्मोन्स वगैरह के बारे में पढ़ना होता है। तो ये है ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब यहाँ पर किन के बारे में दिया गया है, तो अल्फोंसो कॉर्टी के बारे में दिया गया है ना, 1822 टू 1888। तो अल्फोंसो कॉर्टी जो है वो इटालियन एनाटोमिस्ट थे। एनाटॉमी मतलब जो बिल्कुल अंदर, यानी कि मॉर्फोलॉजी हो गया बाहरी स्ट्रक्चर देखने वाले, एनाटॉमी मतलब अंदर का जो स्टडी करते, इटालियन एनाटोमिस्ट थे जो 1822 में बॉर्न हुए थे। इन्होंने कब क्या चीजों के बारे में स्टडी की थी, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स के बारे में स्टडी की थी। बाद में इनका अटेंशन कहां पढ़ा कि अब जब रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ ही लिया है तो मैमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इन्होंने मैमल्स के ऑडिटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। फिर 1851 में इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था जहां बेसिकुलर मेम्ब्रेन ऑफ द कॉलेरा कंटेनिंग हेयर सेल्स था, उन कन्वर्ट करते हैं साउंड वाइब्रेशन को नर्व्स इंपल्स में द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के बारे में इन्होंने पब्लिश किया था 1851 में। और इनकी डेथ कब हुई थी, 1888 में। तो इनके बारे में तो बहुत ही छोटी सी आपको चीजें गिवन है। तो एट दिस पॉइंट आपका ये क्लास 11th का सारा प्रीफेस पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। तो मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।